तो फ्रेंड्स अब हम यूपीएससी के जो मेरे पास सेट ए है 2020 का सीएससी का उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है। 12 क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ये शायद पढ़ा भी होगा और ये तैयारी भी आप जब करते हैं तो ये बन भी जाएगा, हम इस पर भी आएंगे। लेकिन 11 क्वेश्चन बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके मैं चाहूँगा कि इसके ऑप्शंस में रखूँ और ऑप्शंस के बेसिस पे हम लोग समझेंगे। तो 11 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो है, ए जो ऑप्शन है ये कहता है 2 है, बी ऑप्शंस में 3 बताया गया है, सी ऑप्शंस में 4 बताया गया है एंड डी ऑप्शंस में 5 बताया गया है। देखिए मैं फिर से बोल चुका हूँ कि मैंने पूरे पेपर को बहुत अच्छे से देखा है। मैं खुद मैथ्स रीडिंग बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत इस बार का जो पेपर था अच्छा लगा है क्योंकि एक लेवल रखा उन्होंने, वाकई में कोई एक लेवल रखा। जो लोग सिर्फ जीएस के बेस पे जाते थे, नहीं हमें तो जीएस पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना, सिर्फ कम समय में पढ़ के चले जाएंगे, उनके लिए चैलेंज रख दिया इन्होंने इस बार। तो देखिए सबसे पहले ये जो सिंबल है यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक उन्होंने सर्कल में एक स्टार रखा है, यानी कोई एक सिंबल है और आपको इस सिंबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने वो लाइन नहीं लिखी, वो यही कहते हैं फाइंड द सिंबल, यानी सिंबल की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच डिजिट डज द सिंबल जो रिप्रेजेंट या स्टैंड होगा यहाँ पे ना, तो इस सिंबल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू में क्या है कि 1 और फिर सिंबल्स है, यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे भी है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सिंबल के प्लेस पे होगा क्या, क्या चीज़, क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सिंबल 0 नहीं है, ये आप ऐसा ना समझे कि ये 100 लिखा है या 100 है। देखिए सिंबल की वैल्यू बतानी है आपको और सिंबल की वैल्यू इन्हीं में से है, ये भी बात क्लियर है कि इन्हीं में से वैल्यू उसकी होगी, पर होगी क्या वैल्यू, तो देखिए उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन क्या कोई 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए सोच के बता सकता है कि क्या वैल्यू हो सकती है इनमें से, और यदि होगी भी तो समय कितना लगने वाला है। मुझे लगता है शायद आप सभी को चेक कर लेंगे और फिर शायद तो भी ना पहुँच पाएँ कि इसका आंसर कैसे होगा। तो देखिए चलिए मैं अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि एक बार पहले आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पे एक ऐसा सिंबल है, फिर प्लस है, फिर 1 के बाद एक सिंबल है, यानी ये देखिए ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट में है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट का है, ये फिर 2 डिजिट है, ये यहाँ पे फिर 2 डिजिट में है, यहाँ पे भी 2 डिजिट में है, और ये इक्वल टू में जो आंसर इनका सम जो आ रहा है वो 3 डिजिट में है। ठीक है, तो सिंबल यहाँ पे सिंगल रखा हुआ है, यहाँ पे 1 के बाद में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनमें से 12, 13, 14, 15 भी हो सकता है। यहाँ पे ये यहाँ पर होगा तो ये 52, 53, 54, 55 भी हो सकता है। और ये यानी कोई वही सिंबल ट्वाइस के फॉर्म में है, जैसे 22, 33, 44 या 55 हो सकता है। और यहाँ पे सारे सिम्बॉल्स के प्लस पे वैल्यू इधर पहले आ सकती है 1 के पहले, यानी वो 21 हो सकता है, 31, 41, 51 हो सकता है। सिमिलर 1 के बाद में भी ऐसे ही कोई वैल्यू होगी, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो ट्वाइस के फॉर्म में होगी। तो हमें करना है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये थोड़ा सा इसको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो मैं देखिए मैथ्स से तो मैं वहीं पे एडिशंस कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग का थोड़ा मैथ्स कमज़ोर है मैं उनके लिए बताता हूँ। मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ये मैं सिंबल को है ना देखिए ऐसे बता देता हूँ ना, और एक फिर ये यहाँ पे डबल सिंबल और फिर वहाँ पे है, और इनके एडिशंस करने पे हमारे पास में आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, चलिए अब ज़रा एक बात बताता हूँ मैं आपको। यदि मैं देखिए मुझे ये पता है कि यदि मैं 2 को लेता हूँ, ध्यान देना, तो ये 2 और 2 यहाँ पे सब ऐड होंगे, 2, 4, 6, 8 और एक 9 होगा, उस हिसाब से यहाँ पे 9 आना चाहिए। लेकिन सिंबल का मतलब है जो यहाँ पे सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। यदि 2 ले रहे हो तो यहाँ पे भी 2 ले रहे हो, इस हिसाब से 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया कि 2 तो नहीं आने वाला है, 2 तो आपका नहीं आने वाला है। देखिए मैंने कर चुका हूँ सॉल्यूशन, से मुझे पता है हम 3 पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम 4 पे चले जाते हैं। चलिए हालांकि आंसर इसका 3 है, लेकिन देख लीजिए 4 के केस में भी, क्योंकि 3 लास्ट में होता तो हमारी प्रोसेस क्या हो सकती थी। अब 4 यहाँ पे तो 4, 8, 12, 16 और एक 17, और यहाँ पे फिर हिसाब से 17 आना चाहिए। लेकिन यदि सिंबल में 4 ले रहे हो तो यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए,
है ना, तो ये भी हमारा 4 भी नहीं होगा। 5 के केस में भी आप 20 तो यहीं तक ही हो जाएगा और ये 21 होगा, तो 21 के हिसाब से यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन सिंबल के अकॉर्डिंग यदि आप 5 रख रहे हो तो नीचे भी 5 आना चाहिए। अब बचता है 3, तो हम तो कह सकते हैं कि 3 ही आंसर होगा, जो बचा वही आंसर है, लेकिन 3 को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 होगा, 3, 6, 9, 12 एक 13, तो 13 के हिसाब से देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है और सिंबल के हिसाब से भी 3 हम रखेंगे। कैरी 1 और 1 2, 2 और 5 7, अभी हम सिंबल में कितना रख चुके हैं 3, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 7 और 3 10 और 3 वापस 13, तो यहाँ पे 3 और कैरी 1, तो हमारा मतलब है इधर भी 3 हो जाएगा सैम, और यहाँ पे सब पे 3 रखने पर हमारा आंसर इक्वल टू में 133 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 + 13 + 53 + 33 और 31 का एडिशंस करते हैं तो हमें 133 मिल जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ और भी पूछ सकते थे, लेकिन क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है, मुझे लगता है ये भी नंबर सिस्टम पे बेस्ट होता है, क्योंकि आप पहले यूनिट प्लस को एडिशन करके देख रहे हो कि इकाई के अंक पे वहाँ पे क्या बचने वाला है, यूनिट प्लस पे क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 11 का, कैसे करना था ये मैंने बता चुका हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये मुझे लगता है कि ये उतने लेवल का तो नहीं था, ये तो शायद कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस तो, और ये बन सकता है सभी से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग से ये भी नहीं बनता है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है, तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन से रिलेट करता है, पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है क्या। तो ये CSET के 2020 के पेपर सेट जो ए है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है इफ़ यू हैव टू स्ट्रेट स्ट्रिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट व्हाट इज, मैंने 2 स्टिक के लेंथ नहीं लिए, यहाँ पे सही नहीं लिखा है मैंने क्वेश्चंस को, तो मैं एक बार पेपर कंप्लीट कर देता हूँ। इफ़ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, एंड 3.5 फीट, क्योंकि भाई 2 स्टिक हैं तो दोनों के अलग अलग लेंथ है। पहले वाली की लेंथ है 7.5 और सेकेंड स्टिक की लेंथ है 3.5 फीट। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ कैन यू मेजर, राइट। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 छड़े हैं आपके पास, 2 छड़े, एक छड़ की लंबाई है 7.5 फीट, 7.5 फीट, और दूसरी जो छड़ है उसकी लेंथ है यहाँ पे 3.25, मैं फिर से गलत लिख रहा हूँ, 3.25 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फर्स्ट आपकी स्टिक्स है उसकी लेंथ है 7.5 फीट और जो सेकंड स्टिक्स है उसकी है 3.25 फीट। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 2 छड़े हैं जिनकी लंबाई इस प्रकार है तो आप ये कम से कम उनसे कितनी लंबाई आप मेजर कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन से रिलेट करता है आपके टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से। अब ऐसा क्यों रिलेट करता है उसका मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे। हालांकि इनका एलसीएम और एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, उसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। जो शायद मैथ्स को बहुत कम पढ़ते होंगे उनके लिए थोड़ा कंफ्यूज होगा। जिनको मैथ्स आता होगा लाइव क्लासेस में जो लोग जुड़े होंगे तो शायद मैं उनसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या एलसीएम फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यदि मैंने कह दिया है कि ये टॉपिक रिलेट करता है एलसीएम एंड एचसीएफ से, अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ इसमें हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ और एचसीएफ। ये तो मैंने बता चुका हूँ कि इस टॉपिक से रिलेट करता है। देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं इसी एग्जांपल लेके कोई चीज़ में समझाता हूँ। मैं डायरेक्ट है ना, देखिए सीसेट का क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ मैं, साथ में थोड़ा सा उस टॉपिक से रिलेट क्या चीज़ें हो सकती है उसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप कपड़े की दुकान पर गए और आपने कहा कि हमें कपड़े खरीदना है ना। अब उस कपड़े जो बेच रहा है उसके पास में ऐसी 2 छड़ें मान लेते हैं, एक है 4 मीटर की और एक है 6 मीटर की, ठीक है, ध्यान देना। तो अब आप उससे मतलब आपको ये कहना है कि हमें कम से कम एक्यूरेट लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, कितनी मेज़र करके वो आपको दे सकता है। यानी कि उसके पास देखिए, आप कभी शायद कोई खुले कपड़े लेने के लिए जाते हैं जब हम थान में से, तो उसके पास 2 छड़ हैं, एक 4 मीटर की एक 6 मीटर की है। तो एक्यूरेट छड़ की मेज़रमेंट यहाँ पे कितना कम से कम नाप सकता हूँ मैं, कितना मेज़र कर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि 4 के मैं
यदि मैं इतने पार्ट्स करता हूँ बराबर, मैं 2 पार्ट्स करता हूँ इसके ये, और इस 6 के मैं 3 पार्ट्स करता हूँ, तो ये देखिए ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, और ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं इन दोनों में से एक 2 मीटर की ऐसी छड़ निकाल सकता हूँ जिसको मैं यहाँ पे भी पूरा इसको मेज़र कर सकता हूँ, या एक पूरा मेज़र, यानी कि शायद मैं क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि मैं बताता हूँ कि एक कपड़ा है वो आपके पास एक 4 मीटर का है, और एक दूसरा कपड़ा है जो एक 6 मीटर का है। ध्यान देना, एक कपड़ा है 4 मीटर लंबाई का है और दूसरा कपड़ा है 6 मीटर लंबाई का है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप मुझे इस दोनों कपड़ों को मुझे मेज़र करना है, इन दोनों कपड़ों को मेज़र करना है, तो वो स्केल कौन सी ले लूँ जो इन दोनों को कंप्लीट मेज़र कर दे। तो देखिए आपके माइंड में आता है कि सर 4 मीटर की स्केल ले लीजिए, तो 4 मीटर की स्केल तो इस कपड़े को नाप के आपको दे देगी, लेकिन 4 मीटर की स्केल इसमें काम आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि 4 मीटर की स्केल यहाँ तक आएगी, लेकिन बचा हुआ 2 मीटर तो रह जाएगा, तो आप नहीं ना मेज़र कर पाएंगे। अब 6 मीटर की स्केल भी आप मेज़र करने के लिए जाते हो, तो 6 मीटर की स्केल इसको मेज़र कर सकती है लेकिन इसको मेज़र नहीं कर सकती है। तो क्या हो सकता है, मैं इसमें अधिकतम लंबाई की बात करूं तो मैं यहाँ पे देखिए 2 मीटर की स्केल ले सकता हूं जो मेरा इसको भी मेज़र करके दे सकती है और इसको भी मेज़र करके दे सकती है। तो ये 2 मीटर एक्चुअली है क्या, ये इन दोनों का SCF है, यानी कि 2 × 2, यानी दोनों में मैक्सिमम कितनी चीज़ें लेंथ में आ रही है, तो वो 2 आ रही है। तो ये चीज़ है उसका कॉन्सेप्ट, यानी दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन है, ठीक है ना। तो आपको ये पता लगाना है। तो देखिए एक 7.5 है, अब हमें ये तो पता है SCF फाइंड आउट करना है 7.5 का एंड 3.25। अब ये बात यहाँ तक भी क्लियर हो गई है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं ना, ये जो पॉइंट में है, डेसिमल में है, इसका SCF नहीं निकाल पाते हैं, कारण पता नहीं क्यों है, लेकिन उनको शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट लगता है कि तो पॉइंट में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट जो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ता है वो तो देख के ही बोल देगा कि इन दोनों को जो मैक्सिमम आ रहा है ना वो आ रहा है 2.25 आ रहा है, क्योंकि वो दोनों में मैक्सिमम कॉमन बैठ पाता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखकर, जैसा मैं देखकर बोल रहा हूँ, शायद कोई मैथ्स पढ़ने वाला बोल सकता है, लेकिन अब आप चाहते हो कि सर आप मैथमेटिकली हमें बताइए, तो उसका मैं बता देता हूँ। SCF ऑफ, देखिए यदि मैं डेसिमल पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन आप बना सकते हो, ये भी एक तरीका रहता है, ठीक है ना। तो इसको हमने फ्रैक्शंस बना लिया, फ्रैक्शंस बनाने के बाद इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, तो इसको मिनिमाइज करा तो कितना हुआ, और इसको करा मैंने मिनिमाइज, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा भाई, इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने। अब किससे किया, डायरेक्ट 25 से मैंने इसको 13 टाइम्स काट दिया, 4 टाइम। अब ये SCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या कहता है, SCF ऑफ फ्रैक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर वालों का आपको क्या निकालना होगा, HCF यानी न्यूमरेटर का, और नीचे वालों को निकालना है LCM। ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, यानी आप अंश अंश वालों का HCF फाइंड आउट करेंगे और हर वालों का LCM। तो HCF 15 और 13 का HCF क्या है भाई, 15 और 13 का HCF क्या होता है, ये सबको पता है। 15 और 13 का HCF क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो उनका HCF 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे LCM 2 और 4 का कितना होगा, कितना मैक्सिमम है 2 और 4 में, मतलब LCM की बात कर रहा हूँ, सॉरी LCM मतलब दोनों में जो LCM हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो 4 होगा, और 1/4 का आंसर होता है 0.25, ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ये टॉपिक इससे रिलेट था, फिर भी इस टॉपिक को कोई लगता है कि ये नहीं बन सकता था या कैसे हम इसको कर सकते थे, तो ये टॉपिक इस तरह से हम इसको, इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वापस से हम UPSC के सेट A पर, और सेट A में 13 क्वेश्चन है। यदि किसी के पास कोई अदर सेट होगा तो आप ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो मिल जाएगा, सेट क्वेश्चन सभी में वही रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं सेट वाइज, ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा पूरे पेपर्स में, ठीक है। अब मैं सेट A के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर्स दिया है जो है 13, ठीक है। चलिए, और आपको यदि आपके पास कोई अदर सेट है, D है, C है, तो आप है ना किसी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस का जो एक डायग्राम आता है, पूरी एक लिंक आती है,
एक बॉक्स आता है तो वहाँ पे वो बता देते हैं कि ए सेट में ये क्वेश्चन नंबर 13 ये था, तो बी सेट में वो इस नंबर पे, सी में इस नंबर पे, ये दिख जाता है, एक टेबल वहाँ पे दिख जाती है आपको वहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ऐसा एक सीक्वेंस दिया है 14, 18, 22, 24, 30, 32 और अगला क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं वो। साथ में इन्होंने एक बात भी बोल दी है कि रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। देखिए मुझे लगता है कि शायद ऐसा ये नहीं भी बोलते तो शायद हम कर सकते थे, क्योंकि नंबर सीरीज जो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे टफ जो आती है वो बैंकिंग में आती है, और बैंकिंग का मैथ्स बहुत अच्छा रहता है यदि आप नंबर सीरीज यदि वहाँ पे जाते हो तो है ना, बहुत हाई लेवल पे आती है। लेकिन इन्होंने तो साथ में एक हिंट भी दे दिया कि क्या दे दिया कि जो सीक्वेंस चल रहे हैं उनका प्राइम नंबर से लेना देना है भाई, प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, तो ये तो खुद बोल रहे हैं कि सब प्राइम नंबर्स का यूज़ करो आप कहीं ना कहीं सीक्वेंस को सॉल्व करने में। तो इन्होंने तो आधा हिंट तो दे ही दिया है, तो मुझे लगता है ये इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मेरे पास जो सेट है वो डाउनलोड सेट है और किसी ने उसको इतना ज़्यादा कर दिया है कि शायद वो बना नहीं पाया वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं आंसर होगा क्या। तो देखिए ये जो सारे नंबर्स है संबर्स पे आप जाइए, ये नंबर्स बहुत, ये 14, ये 18 है, फिर नेक्स्ट है 20, फिर नेक्स्ट है 24, फिर नेक्स्ट है शायद यहीं लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 एंड 32। तो देखिए प्राइम नंबर की बात तो वो बोल ही चुके हैं, तो अब हमें इतना दिमाग तो ज़्यादा लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी बहुत कम ऐसी इतनी हिंट देता है हालांकि, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसने बहुत लॉजिकल और यूनिक रखे हैं, तो शायद उसने 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सोचा होगा कि ठीक है भाई 2-4 थोड़ा इजी रख देता है ना। तो प्राइम नंबर का हिंट दिया, यानी ये नंबर के आसपास प्राइम नंबर, देखिए 13 प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है 17। प्राइम नंबर का मतलब मैं बता देता हूँ, वो संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होती है। तो 13 के बाद 17 ऐसी संख्या पड़ती है जो किसी से विभाजित नहीं होती है। 17 के बाद कौन सी ऐसी संख्या पड़ती है जो किसी से विभाजित नहीं होती है, वो होती है 19। मैं ये सर्कल में लिख रहा हूँ प्राइम नंबर्स। फिर 19 के बाद अगला पड़ता है 23, 23 के बाद अगला पड़ता है 29, 29 के बाद अगला पड़ता है 31 और 31 के बाद अगला पड़ता है, कौन सा पड़ता है 37। तो इन्होंने क्या करा, हर प्राइम नंबर के बाद एक एक नंबर जोड़ के आपको सीरीज दे दी। 13 के बाद 14, 17 के बाद 18, 19 के बाद में 20, 23 के बाद में 24 और 29 के बाद 30, 31 के बाद 32, है ना 30। तो 37 के बाद क्या होगा 38। तो ये इसका आंसर होगा। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझना भी थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे कि हिंदी में कोई लोग जैसे हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो हिंदी की भाषा में भी मैं देख रहा हूँ कैसा उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, निम्न में से कौन सी अनुक्रम। तो ये हिंदी में तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, जो हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ के जाएंगे इसको। बाकी जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन इतने लैंग्वेज में ना देखे होंगे तो उनके लिए लैंग्वेज कभी कभी क्या होता है, आपको पता है करना क्या है इसमें, लेकिन कभी कभी वो इतना स्टेटमेंट रख देते हैं लैंग्वेज का कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि करना क्या होगा इसमें। तो इतना कुछ नहीं था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन था अच्छा। और इस क्वेश्चंस में दिया ये गया है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं सी सेट के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं, हम परसेंटेज पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बॉट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेलगाड़ियाँ, एवरेज पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं हमारा काम हो गया। तो ये तो बहुत अलग हटके, उनसे ये अलग हटके क्वेश्चन क्या है। इसमें इसको पूरा पढ़ता हूँ तो ये पूरा क्वेश्चन तो ये 1 पेज इज टोन फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेज आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1। हिंदी में कहूँ, एक किताब है, उस किताब में जैसे कि जो किताब के अंक होते हैं, किताब में जो संख्याएं होती है, पेज की जो संख्याएं होती है ना, वो उसी मैनर में है, 1 2 3 4 5 से उसी मैनर में होगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक ऐसी किताब है, एक ऐसी बुक है, उसमें से एक पेज हमने फाड़ दिया है, टोर्न कर दिया। टोर्न का मतलब उसमें से निकाल दिया, फाड़ दिया है। अब आगे ये कहते हैं द सम ऑफ द नंबर ऑन द रिमेनिंग पेज। अब जो बुक में जो हमने पेज फाड़ दिया है, पेज फाड़ने के बाद अब जो बुक में जितने पेज बचे हैं उन पेजों की संख्याओं का टोटल, रिमेनिंग जो पेज है उन पेज की संख्या, जैसे कि क्या होता है किसी बुक में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते 10 पेज की बुक है, 10 पेज की बुक में से कोई आपने एक पेज फाड़ा तो 2 पेज लेके जाएगा, 2 नंबर लेके जाएगा ना, आगे पीछे का 4 5 लेके जाएगा वो, ठीक है। तो
तो जो कोई नंबर वैसे तो देखिए 4-5 लेके नहीं जाएगा, वो 5-6 लेके जाएगा, ये तो आपको पता होगा यदि आप कोई फाड़ते हो वो, है ना। तो वो पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ, डिपेंड करता है किस तरफ से नंबर स्टार्ट हुई है। तो अब है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये जो नंबर्स, ये जो जितने बुक में पेज बचे हैं, इनका सम मतलब इनका योग, इनका टोटल फॉर एग्जांपल ये मैंने अलग से दिया है, लेकिन जो उस बुक में टोटल होगा वो टोटल 195 है, ये उन्होंने बताया और ये उन्होंने दिया। तो ये कहते हैं कि जो हमने पेज फाड़ा है, द टोर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और ये कह रहे हैं कि जो आपने पेज फाड़ा है, जो हमने पेज फाड़ा है बुक से, उस पेज पे कौन सा सीरियल होगा, कौन सा नंबर होगा, कि 5-6 होगा या 7-8 होगा या 9-10 होगा या 11-12 होगा। तो ये आप सोचिए कितना लॉजिकल और क्वेश्चंस है यहाँ पे। हमें क्या पता भाई कौन सा पेज फाड़ा होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है भाई, ऐसा कोई ऑप्शन देते कि कांट बी डिटरमाइन या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कोई एक आंसर तो है इसका, और कोई आंसर है, कौन सा है इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको सोचिए कैसे करना होगा। मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूँ। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चंस ये मैं हिंदी में बताऊँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या कहा है इन्होंने, मैं बता देता हूँ उसका कंसेप्ट। एक बुक है, एक बुक में जिस मैनर में सीरीज नंबरों की जो सीरीज होती है, मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ टोटल पेजेस होंगे वहाँ तक, ठीक है। तो ऐसी बुक में से एक पेज उन्होंने फाड़ दिया है, एक पेज को टर्न कर दिया, मतलब निकाल दिया, एक पेज को बीच में से कहीं से भी निकाल दिया है। अब वहाँ उस बुक में जितने पेजेस जो बचे हैं, उन पेजों की संख्याओं का टोटल, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग पेजेस, वो 195 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो पेज को निकाला है, जो पेज को तो फाड़ा है, उस पेज पे कौन सा नंबर्स होंगे आगे पीछे, 5-6 होगा, 7-8 होगा, 9-10 होगा। एक पेज को निकालेंगे तो एक वन साइड का एक अलग नंबर, सेकंड साइड का एक अलग, फिर इसका अलग, तो कौन से नंबर्स होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको मानकर चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो कोई ऐसा मेथड तो नहीं है कि डायरेक्ट हम उसको सॉल्यूशन ले लें, लेकिन थोड़ा सा आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चंस पे, और अब चले जाएंगे अनुमान लगा कर। तो देखिए एक चीज़ हमें पता है, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाने के पहले कुछ एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा कुछ रिकॉल भी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 और ये नंबर किसी ने कहा भाई ये 100 तक होंगे या जो भी है, मान लीजिए 50 अंक है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, हालांकि ये भी नंबर सीरीज में पढ़ाया जाता है कि 1 से 50 तक का सम कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, सीधा ये होता है n+1/2, यानी n क्या है, कहाँ तक आप जा रहे हो, 50, ठीक है। तो 50 + 1 50, और ये तो इनका जब हम 25 × 51, तो ये कितना हो जाता है, यानी कि ये मेथड होता है। ये मेथड मैं क्या बता रहा हूँ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेके जैसे 50 तक हमें कोई चीज़ सम करनी होती है, तो ये फॉर्मूले को बताना था मुझे, तो खैर हालांकि मैं उस पर कोई क्वेश्चन भी कर दिया। फॉर्मूला ये होता है कि 1 से लेके मतलब कंज्यूकेटिव नंबर, आपने देखा होगा ना, लगातार किसी क्रम की संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। और भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अल्टरनेट में भी होता है, स्क्वायर का भी ऐड करना होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो वो नंबर सीरीज में इन डेप्थ में कभी हम बाद में जरूर पढ़ेंगे उसको। लेकिन फिलहाल एक ये फॉर्मूला होता है, 1 से लेके 50 तक कोई नंबर्स होते हैं या 100 तक होंगे तो आप n के प्लस पे 100 लेते हैं और फिर वो 101 होता है और /2 होता। तो ये जो चीज़ आती है, ये क्या बताती है, ये 1 से लेके वहाँ तक के नंबर जहाँ तक एंड नंबर है और वहाँ तक का सम बताती है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो बुक होगी उसमें कुछ एंड नंबर तो होगा ना भाई, उस बुक का लास्ट में भी कोई नंबर होगा, है ना। उस बुक में भी एंड मतलब कि वो जो लास्ट पेज का नंबर होगा, लास्ट पेज का जो नंबर होगा, है ना। तो बुक के हिसाब से भी हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये बनना चाहिए, है ना, यस और नो, ठीक है। इसका मेथड मैं डायरेक्ट एक बता देता हूँ, एक मेथड भी है। जैसे कि 195 है, तो 195 को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये n+1 मतलब हालांकि इसको आपको ये तो पता है ना, ये आपको पता है कि ये जो बुक के अकॉर्डिंग यदि जो टोटल आएगा
वो इस रिमेनिंग बुक का जो टोटल है उसके टोटल से ज़्यादा होगा, ये चीज़ तो पता है ना आपको। तो ये 2 को जब मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 390। तो मेथड ये कहता है इसका कि यहाँ पे 390, यहाँ पे जो 390 है इसके नियरेस्ट स्क्वायर किसका होता है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर, मतलब 390 के आसपास कौन सा नियरेस्ट स्क्वायर होता है, कौन सा होता है, 400 होता है, जो किसका होता है 20 का, ठीक है ना। तो हम क्या समझ लेंगे, इस n के प्लस पे 20 देन 21 एंड 2, यानी कि हमारे, और ये भी देखिए ये है ना, अभी भी ये जो टोटल आया ये अभी ये नहीं बताता कि हाँ वाकई ये टोटल है, अब ये टोटल आया है, इस टोटल को तो हम ऑप्शन से क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक में मिल जाता है सही कि हाँ ये सही है, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ उस बुक में 210 थे और उस बुक का कोई एक पेज इसको इसमें से ये है। तो देखिए हमें ये तो पता है कि 210 टोटल पेज होंगे और रिमेनिंग अब 195 पेज है, यानी कि इन ये जो पेजेस है इनका जो, जैसे कि इसका सम आ रहा है 11, इसका सम आ रहा है 15, इसका सम आ रहा है 19, इसका सम आ रहा है 33, ठीक है। तो 33 नहीं, सॉरी ये कितना होगा आपका 23 ना। तो इसमें से 210 में से कौन सा मैं डिजिट को माइनस करूं कि मुझे रिमेनिंग पेज मिल जाए, तो कौन सा डिजिट मिल रहा है, यानी 15 को माइनस करने पे हम 15 जब माइनस करते हैं तो हमें 195 मिल रहा है, यानी 7 और 8। ये इसका तरीका है जाने के लिए। और दूसरे तरीके आपके जो सब सोच रहे होंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लोगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी नेट पर भी सर्च करेंगे तो एक मेथड ये कहता है कि आप इस तरह से जाएं और 390 के आसपास जो कोई स्क्वायर रूट होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें, तो आप कम से कम समय में पहुँच जाएंगे। आप में इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में भी आप है ना, देखिए क्या होगा, क्रॉस चेकिंग ऐसा ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ में आया? तो कैसा करना था, हम बढ़ते हैं इसके आगे की क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यूपीएससी के सी सेट के ए, जो हमारे पास सेट ए है उसका क्वेश्चन नंबर ये है 15, वो है 16। पहले हम 13 को देखते हैं। 13 क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से रिलेट करता है ना, और रीजनिंग से भी किससे रिलेट करता है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट देखिए, आप कोडिंग डिकोडिंग यदि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो शायद बहुत कम बुकों में कोडिंग डिकोडिंग के साथ ही ये सीरीज़ दे दी जाती है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ अलग से दी जाती है वहाँ पे, ठीक है। इस पर एक अलग ही टॉपिक होता है ये। चलिए यहाँ पे शायद लाइव क्लासेस में भी हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे समय लिया था कि शायद कोई मुझे करके दिखाएगा क्या इसका आंसर क्या होगा, तो अभी तक इस पर किसी का आंसर्स नहीं आया है, शायद कोई कर दे बीच में तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस देखिए, पहले एक बात मैं बता देता हूँ, आप मुझे ABC ये जो बोलेंगे, मैं रिकॉर्ड पे चला रहा हूँ तो मुझे अभी आपकी बात क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आप यहाँ से मुझे आंसर बताएंगे कि क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए ज़रा, इसका राइट आंसर क्या होगा देखने पे। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारे पास में पेपर आ चुका है, अब हम इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारा समय ले लिया, शायद 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, आंसर की भी है, सारी चीज़ भी है, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है कि हम जल्दीबाजी में भी आराम से भी कर सकते हैं, तो हम सॉल्यूशंस तो निकाल ही लेंगे। एग्ज़ाम में बैठे हैं, पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ का जो टाइम है और अभी जो कर रहे हो ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। पहली बार एग्ज़ाम में बैठे हो, पहली बार इस क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो एकदम समझ में नहीं आने वाला कि क्या करना है। अब पेपर कब था, गैप कितना हो गया, आज हम इसको कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पेपर ने अपने इतनी रिसर्च करी है, इतना देखा होगा, तो शायद आपसे बन जाए वहाँ पे। लेकिन चलिए करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में जनरली सीरीज पर डिपेंड करता है। अब सीरीज समझ में नहीं आ रही तो जनरली सीरीज क्या होती है, देखिए कुछ 2 पे चलती है, 2 डिजिट, 2 लेटर्स पे, कोई 3 लेटर पे चलती है, कोई 4 लेटर पे चलती है, कोई 5 लेटर पे चलती है। तो 2 का पैटर्न क्या है, 3 का पैटर्न क्या है, 4 का पैटर्न क्या है। तो मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ जैसे यदि मैं एग्जाम में बैठा हूँ या आप एग्जाम में बैठे हो तो कैसे करेंगे। मैं ये सोच के बताऊँ कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशंस क्या है, तो मुझे नहीं लगता वो मेथड, वो कॉन्सेप्ट सही बैठेगा समझाने के लिए। हम एग्ज़ाम में कैसे सोचेंगे वही हम बताते हैं। देखिए एग्ज़ाम में यदि मैं रहूँगा तो पहले मैं सोचूंगा शायद ए बी चल रहा है, ऐसे सोचने में आएगा भाई ए बी चल रहा है तो शायद यहाँ पे ए होगा, फिर बी होगा, फिर यहाँ पे ए होगा, बी होगा। तो फिर यदि ऐसा सोचते हैं तो डबल ए पहले होना चाहिए, तो डबल ए यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं था, तो ये मेरा मेथड गलत हो गया कि भाई 2 पैटर्न पे ये तो नहीं चलने वाला। अब 3 पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 3 पैटर्न में क्या होता है, ए के बाद बी फिर ए,
ए के बाद बी फिर ए, ऐसा यदि मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसा यदि हुआ, ए के बाद बी हुआ फिर ए हुआ, ये ख़त्म हो गया, फिर अब अगला बी से स्टार्ट होता है ना, और बी पे ही ख़त्म होता है, तो बीच में कौन सा डिजिट आना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि अब शायद सी का नंबर हो, है ना, तो सी का नंबर हो तो यहाँ पे सी आ सकता है, तो ठीक है। यदि फिर ए से फिनिश होके बी पे फिनिश हुआ तो बी से फिनिश होके के बाद सी पे फिनिश होना चाहिए था और इन दोनों के बीच में डी आना चाहिए था। तो यहाँ के बाद में ऐसा सी के बाद में बी आ गया, तो ये वाला 3 वाला पैटर्न भी इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। 4 में देखते हैं ए बी, लेकिन फिर ये अलग ही जा रहा है कि ए बी तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा पैटर्न आप थोड़ा सा पीछे से देखते हुए आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है डी सी डी, यस। देखिए मैं पहले बता देता हूँ फिर मैं बाकी सारी चीज़ें एक साथ आप देखिए बहुत सारे, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सीरीज में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हम एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे हमें नहीं पता कितना टोटल है क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हमें कैसे जाएंगे, एग्ज़ाम में हम कैसे देखेंगे। हम अभी सारा दिमाग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। यदि ये कंटिन्यूस में और भी ऐसी सीरीज होती है डैश 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 और होती, तो शायद हम तो ये नहीं कर पाते ना कि टोटल कर लें, या ऐसी भी सीरीज हो सकती थी कि कंटिन्यू में इस तरह से होती है, और कंटिन्यू में यदि डैश डैश होती तो शायद हम कैसे पता लगाते कि टोटल करना है क्या करना है। लेकिन चलिए अभी हमारे पास में यहाँ तक उन्होंने क्या डैश डैश तो दे नहीं रखा है, उन्होंने डैश नहीं दे रखा है, यहाँ पे फिनिश कर रखा है। तो आप किसी ने मुझे कहा कि सर आप टोटल करिए उस हिसाब से, तो वो भी सोच लिया था मैंने, वो भी कर लिया मैंने, लेकिन मैं उसको इस बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे एक कंसेप्ट लग रहा है इस ए को मैं अलग रख के बी ए, और फिर यहाँ पे मैं जो मार्कर से पढ़ रहा हूँ बी ए बी है, मुझे 5 का एक पैर मिल रहा है। ये देखिए बी ए बी है बी, ठीक है। फिर अब मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से, किससे स्टार्ट होगा? देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा मेरा सी के साथ में, सी बी सी सी, ये फिर एक 5 का मुझे पैटर्न प्रॉपर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? बी ए बी सी बी सी। अब देखिए इसके बाद में फिर मुझे 5 का पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे डी सी डी। चलिए तो अभी हम देख चुके 2 और 3 का तो कोई फॉर्म नहीं बन रहा है, 4 के फॉर्म भी मैं चेक कर चुका हूँ। 4 के फॉर्म में भी देखिए ए बी 4 यदि आता है तो उस पैटर्न पे आगे नहीं जा रहा है। आप इसको आराम से करके देखिए, 4 के पैटर्न पे भी नहीं जा रहा है। तो 5 के पैटर्न पे हम देखते हैं 5 के पैटर्न पे क्या बनता है। अब यदि देखिए हमारी कहानी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसको हटाकर हमारी कहानी यदि ऐसी बनती है ए बी और फिर यहाँ पे उस हिसाब से ए ही आना चाहिए, एंड भी ए पर ही होना चाहिए। तो ये एक पैर बन रहा है और उस पैर यदि बनता है 5 का तो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए ए। तो देखिए ये ए बी, तो ये पैटर्न आगे नेक्स्ट चलाता हूँ, तो अब यहाँ पे बी आएगा और इसके प्लस पे सी आ जाएगा, फिर इसके प्लस पे बी आएगा, इसके प्लस पे सी आएगा, इसके प्लस पे बी आएगा। तो ये पैटर्न मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे सी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे सी ऑलरेडी है, यहाँ पे बी है, तो ये 5 का ये पैटर्न फुल हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके बाद में ए बी, तो नेक्स्ट पैटर्न ए बी के बाद नेक्स्ट आता है सी। अब इसके प्लस पे आ जाएगा डी, इसके प्लस पे वापस सी, इसके प्लस पे डी, इसके प्लस पे वापस सी। तो सी डी सी डी सी, सी डी सी डी सी। तो इधर का तो डी सी तो है, डी सी, इधर क्या चाहिए मेरे को? सी। तो यहाँ पे सी डी सी। अब ए बी सी, देन नेक्स्ट क्या आएगा? डी। तो जहाँ जहाँ सी सी होगा वहाँ तो डी डी कर ही दो, लेकिन जहाँ जहाँ डी डी है वहाँ पे ई ई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? डी, देखिए ये देखिए डी ई डी तो मिल गया, आखिरी का ई डी, तो ये ई आएगा। तो ये जो शायद ये वाला मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट मार्कर दीजिए ना आप, है ना, कोई डिफरेंट कलर का मार्कर। तो ए सी सी ई, ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो इसको मुझे मिल रहा है ऑप्शन 3। तो कहने के लिए तो शायद ये इजी था, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये और डिफ़िकल्ट होता तो इतना जल्दी हम नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ा सा समय तो लगता है कि 2 3 या 4 का पैटर्न है, क्या पैटर्न है, इसको चेक करना पड़ता है आपको। आप लोग को दिख रहा है, ये क्लियर हो? आप लोग बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इस बार फिर एक अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। यहाँ पे दिया है A3BC एंड दिया है DE2F यहाँ पे। और देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन को लिखा नहीं है। पूरा क्वेश्चन ये है
लेट A3BC एंड DE2F, इनके बारे में एक हिंट दी है उन्होंने और ये कहा है कि ये दोनों जो है 4 डिजिट के नंबर हैं। 4 डिजिट के नंबर मतलब 4 अंकों की ही संख्या होगी, ठीक है। आगे देते हैं वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट नंबर, और एक हिंट और दिया। पहला हिंट किन्होंने क्या दिया, पहला हिंट दिया है कि ये 4 डिजिट का है भाई। दूसरा हिंट दिया है इन्होंने कि ये जो है ये सभी डिफरेंट डिजिट हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी है, डिफरेंट डिजिट हैं, मतलब कि है ना कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब कि इसके सारे नंबर्स अलग होंगे, इनके सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा और आपस में भी कोई कॉमन नहीं होगा। तीसरा हिंट दिया है इन्होंने एंड ग्रेटर देन 3, और जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ग्रेटर देन 3 हैं, सब 3 से बड़े हैं। ये भी एक हिंट दे दिया है इन्होंने। और आगे कहते हैं कि इनका सम, इन दोनों का सम है 15902। तो हमें बताना है कि ए और डी का डिफरेंस क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चंस करा है, तो जाहिर सी बात है ये 15 सेकंड या आधे मिनट का क्वेश्चंस नहीं होता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा है, वही करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल, लेकिन मुझे लगता है इसमें हिट एंड ट्रायल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ इन्होंने गिवन रख दी है। थोड़ा सा हम अच्छे से जाते हैं, सोचते हैं तो हम शायद बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ हम इसको कैसे करेंगे। तो मैं बताने के लिए थोड़ा सा मैं इधर की चीज़ें रफ कर रहा हूँ और आप इधर समझिए उस क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे। क्वेश्चंस में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास में दिया है एक A3BC, इसका एडिशंस करना है हमें DE एंड 2F से। तो देखिए उन्होंने एक नंबर दिया है 15902, ये सम आता है। तो जाहिर सी बात है ये 2 कब आएगा, ये आपको ये तो पता होगा कि 2 आएगा कब, जब या तो 8 और 4 का एडिशंस करें या फिर 7 और 5 का एडिशंस करें, तो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 12 होगा। इस हिसाब से 2 आ सकता है ना, और एक हिसाब से 2 ये भी आ सकता है 1 और 1, लेकिन 1 और 1 तो लेने ही नहीं क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि हर नंबर जो है डिफरेंट भी है और साथ में दूसरी बात क्या है कि ग्रेटर देन 3 भी है। तो 2 कंडीशन हमारे पास सेट होती है, 8 और 4 और 7 और 5। चलिए तो पहले 8 और 4 को ले लेते हैं। तो यदि 8, देखिए अब ये मैटर नहीं करता किसको 8 किसको 4 लेते हैं, कोई भी आप ले लेते हैं, इसमें ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे ना। तो जो भी आएगा 12 आएगा, 12 का 2 होगा, कैरी 1 होगा, 1 होगा तो ये तो 2 तो फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 तभी आ सकता है जब 10 हो, और 10 का मतलब है यानी कि यहाँ पे B जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 हुआ, 10 हुआ, ये समझ में आ रहा है आप लोग को क्या कर रहा हूँ मैं। 1 कैरी है, 3 है, 3 और 7 10, 10 के लिए 0, फिर कैरी 1 आया तो 1, ये तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब E जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका 9 हो गया। अब 9 हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ तक कोई कहानी में फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे A और D का 15 बताना है, तो 15 कैसे आ सकता है A और D का 15। देखिए A और D ये जो 15 जो है ना, 2 ही चीज़ से आ सकता है, एक तो 8 और 7 को करें और एक हम करें 9 और 6 को करें, है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं 8 और 7 ले लेता हूँ तो इसका मतलब है ये है कि एक साथ तो B पहले ही बता चुका है कि भैया B 7 है, तो उस हिसाब से तो आप ये वाली चीज़ तो रख ही नहीं सकते क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आपके डिफरेंट नंबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे 9 और 6 आंसर, 9 और 6 बचती है कहानी, और 9 और 6 बचती है तो इनका डिफरेंस आता है 3, और 3 हमारे पास ऑप्शन में भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि 8 और 7 रखते हैं, उनका डिफरेंस भी 1 होता है और 1 हमारे पास है। लेकिन अब यदि देखिए हम यदि ये वाली कंडीशंस रखते हैं 7, अभी हमने 8 और 4 यहाँ से रखा था, अब 7 और 5 रखते हैं तो भी 12 आएगा, कैरी आएगा 1, लेकिन उस हिसाब से भी B यहाँ पे 7 ही होगा, यानी B की पोजीशंस पे तो क्या होगा, आप 8 और 4 ले या 7 और 5 ले, यहाँ पे 12 ही बनना है, 12 ही बनना है, कैरी 1 जाना ही आना है, तो ये 3 तो हो जाएगा। लेकिन B तो 7 फिक्स है, तो 7 फिक्स है तो ये इस वाली कंडीशन पे तो नहीं जा सकती क्योंकि डिफरेंट डिजिट रखना है। तो ये पीछे फिक्स है कि 8 और 4 हमने रखेंगे, तो 8 और 4 हम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 8 और 4 हमने पीछे तो रख दिया, लेकिन आगे भी हम क्या रख सकते हैं, फिर आगे हम जो रखेंगे वो नंबर हम ये नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 8 भी यूज़ में आ गया, 7 भी यूज़ में आ गया, तो हम फिर 9 और 6 ही रखेंगे बताने के लिए 15, और 9 और 6 15 हमने रखा तो उनका डिफरेंस आया 3, और 3 हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, क्लियर है आप लोग कैसे हमने उसको किया। ठीक है, तो ये था
इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सेट ए के। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है जनरली ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। डेटा सफिशिएंसी ये टॉपिक होता है, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पे क्या होता है कि कोई डाटा दिया जाता है और फिर कंडीशन दी जाती है और ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाता है उस जो यहाँ पे क्वेश्चंस इन्होंने करा है, जो क्वेश्चंस करा है वो मैंने लिखा नहीं है ना। उस क्वेश्चंस करने के लिए फिर आपको जो कंडीशन दी गई हैं तो ये पूछते हैं क्या दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सॉल्यूशंस करने के लिए, और किसी एक ऑप्शन में दिया जाता है क्या सिंगल कंडीशंस की रिक्वायर हो जाएगी सॉल्यूशंस के लिए, या फिर दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिर सिंगल टू की ज़रूरत में हमारा आंसर आ सकता है क्या। इस तरह के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में दिया है कि 51 पेज की बुक है, टोटल बुक में कितने पेज हैं 51 है, और कंडीशन दो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन S1 का नाम है, वो ये कहता है कि बुक के सभी पेज जो हैं उसमें अधिकतम 2 पेज हो सकते, 2 फिगर, 2 चित्र हो सकते हैं, 2 डायग्राम हो सकते हैं, 2 फिगर हो सकते हैं एक पेज पर, उसके 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। और कंडीशन 2 जो ये कहती है कि सभी पेज पे 1 से कम नहीं होगा। कंडीशन 1 अलग है, कंडीशन 2 अलग है। कंडीशन 1 कहती है 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, कंडीशन 1 कहती है 1 से कम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में इन्होंने ये करा है कि आपको ये बताना है कि क्या उस बुक में 100 से ज़्यादा डायग्राम होंगे, फिगर होंगे, 100 से ज़्यादा चित्र हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा चित्र होंगे क्या। तो देखिए हमें ये पता ही नहीं है ना कि कितने पेज पे डबल होंगे, कितने पेज पे सिंगल होंगे। ये बात पता है कि हर पेज पे फिगर है ना, 1 से कम है नहीं तो हर पेज पे फिगर तो है, लेकिन कितने पेज पे 2 हैं, कितने पेज पे 1 है तो पता ही नहीं चल रहा है। कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसके ऑप्शन में ये कहता है, ऑप्शन इस प्रकार के हैं, पूरा प्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा वहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बताया कि उसको सॉल्यूशंस करने के लिए दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है तब जाके हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस को भी लेके चलते हैं तो क्या सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों से भी, इससे भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम उसका 100 से ज़्यादा है 100 से कम है हम कैसे कर सकते हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है कि 51 पेज पे 51 पेज पे एक ही हो तो 51 फिगर ही होंगे, और चलिए किसी 5 पेज पे ट्वाइस भी होंगे तो वो 60-70 भी हो सकते हैं, या फिर सभी पे 2 हो सकते हैं तो वो आपके 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो कोई कंडीशंस ऐसी तो क्लियरिफाई नहीं है कि हम एक्यूरेट आंसर पे पहुंच पाएँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि S1 सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है, भैया ये भी नहीं होगा। S1 वो ये कहते हैं कि S1 और S2 दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो हाँ, हम भी ये मानते हैं कि S1 और S2 दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। सफिशिएंट का सेंस ही है डेटा सफिशिएंसी, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये है। और इसमें ये कंडीशन थी, टोटल पेज थे, क्वेश्चन था 100 फिगर होंगे या नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने देखा इसके 17 तक क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, ठीक है।